हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के सेशन में बहुत ही नई चीज़ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। आज से हम पॉलिटी का जो सेशन है उसको शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज उसका पहला वीडियो है जो है भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। जी हाँ, भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं, यानी कि जो शेड्यूल्स हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आज का वीडियो। ये आप चाहे सीटेट का पेपर उठा के देख लीजिए, यूपी टेट, DSSB, SSC, KVS, UPSC, RRB, NTPC, यानी कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम बहुत ही इजी वे में आज इसको, इन 12 अनुसूचियों को, ना कोई इसमें कोई मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी और ना ही रटवाने की कोई ज़रूरत पढ़वाऊंगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, 12 अनुसूचियों के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा अपने संविधान के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, ठीक है। यानी 26 नवंबर 1949 को ये संविधान जो था वो पारित किया गया। लेकिन जब मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, यानी तैयार हुआ, लागू कर दिया गया, यानी जिस दिन पहली बार हम भारतीय जो थे वो स्वतंत्र कहलाए थे, ठीक है, तब अगर बात करी जाए तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और इसमें क्या हुए, संशोधन होते चले गए, अमेंडमेंट होते चले गए, तो उनकी और संवैधानिक संशोधनों के बाद वर्तमान में अगर अनुसूचियों की संख्या देखी जाए तो वो कुल मिलाकर हो गई है 12। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मूल संविधान में अगर पूछे कि कितनी अनुसूचियां हैं तो आप टिक करेंगे 8, क्लियर। और अगर पूछे कि हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं तो आप टिक करेंगे 12, क्लियर हो गई बात। अब आइए संविधान में निहित एक एक अनुसूचियों पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारी पहली अनुसूची जो है, पहली अनुसूची के बारे में, क्योंकि हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जब हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में तो जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस पहली अनुसूची में क्या कहा गया है, इसमें भारत के एवं उसके राज्यों की जानकारी है, ठीक है। भारत के बारे में जानकारी है और उसके राज्यों के बारे में जानकारी है। और इतना ही नहीं, जो भारत के यूटी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है, उनकी भी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? पहली अनुसूची में मिलती है, ठीक है। अब इनका तात्पर्य क्या था इससे, कि ताकि कोई भी इसे पढ़ना चाहे तो इंडिया का उसे एक ओवरव्यू मिले कि भारत में कितने स्टेट हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसकी जानकारी बहुत ही इजीली उनको मिल सके जो भारतीय संविधान को पढ़ेगा। तो पहली अनुसूची में यही बात कही जा रही है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका उल्लेख किया गया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो पहली अनुसूची याद हो गई, जिसके बारे में अब भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा कि पहली अनुसूची में भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है, क्लियर। आगे चलते हैं हम दूसरी अनुसूची, ठीक है। अब दूसरी अनुसूची के बारे में क्या बात करी जा रही है, आप बहुत ज्यादा किताबी भाषा को मत समझिए, बस इतना समझिए, वेतन अथवा भत्ते का उल्लेख, ठीक है। अब देखिए, ये नॉर्मल इंसान के वेतन और भत्ते के बारे में बात करी नहीं जाएगी, ठीक है। यानी कि ये बड़े बड़े जो उच्चाधिकारी हैं, जो यानी कि बड़े बड़े पदों पर मिलने वाले जो वेतन है, भत्ते हैं एवं पेंशन है, उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। जैसे राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या फिर हाई कोर्ट के जो जज हैं या फिर CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं लेकर आती हूं कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि CJI प्रेजेंट में कौन है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है कि भारत के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखिए याद करने के लिए आप समझ लीजिएगा कि एक तो पैसे जो होते हैं वो दो तरीके से कमाए जा सकते हैं। ठीक है, एक आप अच्छे तरीके से और एक होता है कि नंबर 2 का पैसा। ठीक है, तो वेतन और भत्ते क्या है, पैसे ही तो हैं। तो दूसरी अनुसूची में, दूसरी में क्या है, नंबर 2 है, तो नंबर 2 में क्या होता है, पैसा, नंबर 2 का पैसा कमा रहे हैं आप। क्लियर, आप ट्रिक्स पे मत जाइएगा, मेरा मानना है कि ट्रिक्स यहाँ तो आपको एक बार याद हो जाएगा पर एग्जाम में वो कभी याद नहीं आता है। ठीक है, और ना तो कोई रटने की जरूरत है, बहुत ही इजी तरीके से आज आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आ जाएगा। क्लियर, तो पहली अनुसूची में हम रिकॉल भी करते चले जाएंगे ताकि हमारा एक क्विक रिवीजन भी साथ साथ होते चला जाए। ठीक है, तो पहली अनुसूची में चूंकि हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो भारत के जो राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख किया गया है। दूसरे में क्या किया गया है, जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करी जा रही है, यानी उनके वेतन के बारे में, उनके भत्तों के बारे में, उनके पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। क्लियर, तीसरी अनुसूची में देखते हैं क्या होता है। तो तीसरी अनुसूची में क्या होता है कि इस सूची के अंतर्गत भारत के उच्च पदाधिकारी, ठीक है, उच्च पदाधिकारी जो होते हैं, यानी कि कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके द्वारा जो शपथ ली जाती है, यानी कि उनके द्वारा जब शपथ जो ली जाती है उसका उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। ठीक है, यानी जो उच्च पदाधिकारी हैं वो जब शपथ लेते हैं उसके बारे में, उस शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया है, तीसरी अनुसूची में किया गया है। क्लियर, नेक्स्ट हम चलते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है, यहां बस इतना समझिएगा, राज्यसभा प्रतिनिधित्व का उल्लेख। राज्यसभा प्रतिनिधित्व का उल्लेख कैसे होता है, देखिए हर राज्य के पास वो अपनी मर्जी से हर राज्य जो है वो राज्यसभा में मेंबर नहीं भेज सकता। ध्यान दीजिएगा, हर राज्य के लिए एक मेंशन है कि वह टोटल नंबर ऑफ एमपीज इतने भेज सकता है, कहां पे, राज्यसभा में उतने ही जाएंगे जहां जितना वहां पे मेंशन किया होगा। अब देखिए, अब मानते हैं यूपी, एमपी, पीबी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, हर जगह के जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी लिस्ट, उनकी जितनी भी मेंबर की गिनती करी होती है वो लिस्ट में मेंशन किया होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप उतनी ही आप भेज सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते। ठीक है, तो चौथी में क्या होगा, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, अब 4 लोग होते हैं तो क्या होता है, सभा बनती है ना, तो चौथी अनुसूची में क्या हो गई, राज्यसभा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ लोकसभा की बात नहीं हो रही है, यहाँ राज्यसभा की बात हो रही है। क्लियर, तो 4 लोग मिलके सभा बनाते हैं। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 5वीं अनुसूची में SC और ST, SC बोले तो अनुसूचित जाति और ST बोले तो अनुसूचित जनजाति का प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी इनके बारे में, इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है कहां पे, 5वीं अनुसूची में। किसमें, SC और ST के प्रशासन के बारे में उल्लेख है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे बात करेंगे छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में क्या है कि इसमें देखिए अभी तक हमने पढ़ा था, 5वीं में हमने क्या पढ़ा कि SC और ST दोनों के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब आप छठी अनुसूची पे बात करेंगे तो यहाँ केवल ST के बारे में बात करी जा रही है, यानी कि अनुसूचित जनजाति जो कि जंगलों में रहते हैं, जिनका रहन सहन बहुत ही अजीब तरीके का होता है, जिनका खान पान हमसे बहुत अलग होता है। ठीक है, उनको हम अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो इनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है किसमें, छठी अनुसूची में। और कहां-कहां के लोगों के बारे में, 4 राज्य ऐसे हैं जिनके जनजातियों का प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। वो कौन-कौन से हैं, असम, ध्यान दीजिएगा ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मेघालय, ठीक है, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। गलती से आप मणिपुर मत टिक कर दीजिएगा क्योंकि ये भी मिलता जुलता नाम है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को याद करने के लिए AM PM तो आप सबने याद किया होगा ना, तो यहाँ पे बस AM और TM कर लीजिए। ठीक
ठीक है। एएम टीएम छठी अनुसूची में जनजातियों का उल्लेख किया गया है, एएम और टीएम। एएम असम, ए असम, एम मेघालय, टी त्रिपुरा, एम मिजोरम। क्लियर। एएम टीएम छठी अनुसूची में उल्लेख किया गया है किसका? जनजातियों का, वो भी कैसे? अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख छठी अनुसूची में किया गया है। क्लियर। आगे बात करेंगे हम 7वीं अनुसूची का। 7वीं अनुसूची देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं बोल दे रही हूँ, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनकर आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है? शक्तियों का बंटवारा किया गया है। देखिए क्या होता है कि हमारे देश में 2 तरह की सरकार बनी है, ठीक है। एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार क्या करती है? पूरे देश को चलाने का जिम्मा किनके ऊपर रहता है? केंद्र सरकार के पास रहता है। लेकिन अगर हम राज्य की बात करें, क्योंकि देखिए भारत क्या है, वो राज्यों का एक संघ है, ठीक है। तो हर एक राज्य में एक सरकार बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसको हम सीएम के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, जिसको हम सीएम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 2 सरकारें हैं, एक है केंद्र सरकार और दूसरी है राज्य सरकार। तो अब ये दिक्कत आई थी कि केंद्र और राज्य में लड़ाई झगड़े ना हो उनकी शक्तियों को लेकर, इसीलिए इनके पावर को क्या किया गया? बांट दिया गया, इनके पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया? सूचियों में कर दिया गया, ठीक है। तो इनके लिए 2 सूचियां पहले बनाई गई, केंद्र सूची और राज्य सूची। क्लियर। तो केंद्र सूची और राज्य सूची की बात पहले करते हैं हम, यानी कि केंद्र सूची जो है उसकी सारी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? केंद्र सरकार संभालेगी, ठीक है। और राज्य सूची की जिम्मेदारी कौन संभालेगी? जो प्रत्येक राज्यों के सीएम हैं वो संभालेंगे राज्य सूची, ठीक है। तो केंद्र सूची और राज्य सूची बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि केंद्र सूची में मूल विषय कितने थे और वर्तमान विषय कितने हैं, ठीक है। तो केंद्र सूची में अगर हम बात करें तो मूल विषयों की संख्या केंद्र सूची में 97 थे, ठीक है। केंद्र सूची में 97 यानी कि 97 विषय या टॉपिक मूल में थे, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो यही 97 जो हैं वो 100 हो गए हैं, ठीक है। अगर करंट की बात करें हम तो ये 100 टॉपिक मिल गए हैं किसको? केंद्र सूची को, ठीक है। केंद्र सूची को ये 100 टॉपिक मिल गए हैं। और देखिए इसी केंद्र सूची को कहीं कहीं आप देखते होंगे संघ सूची भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये पहले कितने थे? केंद्र सूची में पहले 97 टॉपिक थे, यानी कि 97 विषय थे, परंतु अगर वर्तमान में हम देखें तो इनकी संख्या 100 मानी गई है, ठीक है। अब कैसे मानी गई? देखिए सेना, अगर मैं बात करूं सेना की, तो सेना की जो जिम्मेदारी होगी वो किसके ऊपर होगी? केंद्र सूची के ऊपर वो जाएगी, यानी केंद्र उसका निर्धारण करेगा, उसका निर्णय केंद्र करेगा, ठीक है। और एक बात आपको देखी जाए तो जनगणना जो होती है वो केंद्र सूची में आती है, ना कि राज्य सूची में। और ध्यान दीजिएगा केंद्र सूची का जो विषय है उसको राज्य सूची उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, बल्कि जो राज्य सूची का कभी कभी विषय केंद्र सूची में आ सकता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे राज्य सूची की, ठीक है। तो राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66 टॉपिक थे, किसमें? राज्य सूची में। कब? मूल संविधान जब था तो इसमें 66 विषय थे, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो इसमें कितने हो गए हैं? ये घटा, देखिए यहाँ पे ये इसके जो नंबरिंग है वो घट गई है, अभी 61 यानी कि 61 हो गए हैं, ठीक है। वर्तमान में देखें तो ये 61 हो गए हैं और अगर हम मूल में देखें तो ये 66 थे। क्लियर। अब राज्य सूची के 1-2 हम विषय भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखिए राज्य सूची का जो सबसे बड़ा विषय है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राज्य पुलिस, यानी कि देखिए आप देखते होंगे यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस। तो पुलिस जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो अस्पताल, जिला अस्पताल जो है वो भी राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं, यानी कि इनका कार्य कौन करती है? राज्य सरकारें करती हैं, ठीक है। वन, कृषि भी जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई केंद्र सूची और राज्य सूची। लेकिन अब एक और सूची बनकर आई, समवर्ती सूची, ठीक है। यानी कि इसमें दोनों बराबर हिस्सा लेंगे। कौन कौन? राज्य सरकार भी और
केंद्र सरकार भी। तो समवर्ती सूची में दोनों बराबर बराबर हिस्सा लेंगे। और अगर देखें पहले समवर्ती सूची में कितने विषय थे, 47 यानी कि 47 विषय थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो इसके विषयों की संख्या हो गई है 52 यानी कि 52। यानी कि समवर्ती सूची में भी पहले से ज्यादा हो गए हैं, केंद्र सूची में भी पहले से ज्यादा हो गए थे, लेकिन राज्य सूची में पहले 66 था और अभी वर्तमान में वो क्या हो गया है, 61 हो गया है। क्लियर। तो देखिए राज्य, अगर हम समवर्ती सूची की बात करें, जो शिक्षा है, शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का बहुत ही बड़ा विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची में शिक्षा को हम सम्मिलित कर लेते हैं। क्लियर। और याद रखिएगा समवर्ती सूची में जो शिक्षा है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में सबको पता होगा, 8वीं अनुसूची में मानक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए 8वीं अनुसूची अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 8वीं अनुसूची की भाषाएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये भाषाएं जुड़ी हैं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, लेकिन जब संविधान को मान्यता मिली थी तो इसमें कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, तब इसमें केवल 14 भाषाएं थी। लेकिन टाइम बदलता गया और हमें महसूस हुआ कि हमें जो है इसमें संशोधन करना चाहिए। ठीक है, और समय समय पर संशोधन होते गए और इनमें इनकी संख्या 14 से बढ़कर कितनी हो गई, 22 हो गई। तो वर्तमान में अगर भाषाओं की संख्या पूछी जाए तो कितनी है, 22 है। क्लियर। देखिए चूंकि पहले कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो जब हमारी पहली भाषा जो जुड़ी है वो 1967 में कौन सी भाषा जुड़ी है, सिंधी भाषा जुड़ी है। सन को याद रखिएगा, सन पूछ लिया जाता है। तो 1967 और सा से सिंधी और सा से 67, यानी कि 67 में कौन सी भाषा जुड़ी थी, सिंधी जुड़ी थी। ठीक है, लेकिन फिर से संविधान संशोधन हुआ और 1992 में, ध्यान दीजिएगा 1992 में क्या हुआ, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। कौन कौन सी भाषाएं थी, कोंकणी 1992 में, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। नमक से आप लोग याद करिएगा, नमक से। ठीक है, अब नमक क्या है, 1992 में फिर से 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी, वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, नमक को कैसे याद करेंगे आप लोग, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। ठीक है, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये 3 भाषाएं जो थी वो 1992 में जोड़ी गई थी। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं, फिर से संविधान संशोधन हुआ और 2004 में 4 भाषाएं फिर से जोड़ी गई। ठीक है, अब देखिए 2004 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, ठीक है, मैथिली और संथाली। तो देखिए डा यहाँ इसके लास्ट में डा है और इसके शुरुआत में डा है। ठीक है, तो बोडो, डोंगरी और मैथिली, संथाली तो जुड़वा बहनें लग रही हैं। क्लियर। तो 2004 में 4 है लास्ट में, 2004 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली। ठीक है, याद रहेगा ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और इस तरह से अगर देखा जाए तो अब तक जो है वो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख हमें मिलता है। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश हमारी मानक भाषा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश हमारी मानक भाषा के रूप में नहीं अपनाई गई है। क्लियर। तो ये थे 22 भाषाएं जो थी, उसमें जो है संशोधन होते चला गया। 14 के बाद जो है 3 बार संशोधन हुआ है। एक हुआ है 1967 में, 67 में हुआ है तो सिंधी आकर जुड़ी है। फिर 1992 में हुआ है, 92 में कौन कौन आकर जुड़ी है, नमक आकर जुड़ गई है। ठीक है, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 2004 में हुआ है तो 4 भाषाएं और जुड़ गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं 9वीं सूची की। देखिए 9वीं सूची जो है ये है भूमि संबंधी सुधार का उल्लेख। देखिए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये 4 जो अनुसूचियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं तो खैर अपने आप में भाषा के बारे में, उसके बारे में, भाषा के बारे में वहां बात करी गई है तो वो अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 9वीं अनुसूची क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है,
क्योंकि 9 से लेकर 12 तक अनुसूची में एक एक करके संशोधन द्वारा ये जुड़ती गई, ठीक है। यानी कि देखिए 9वीं अनुसूची में क्या हुआ था, पहली बार संशोधन हुआ था संविधान में, यानी कि 1951 में, क्लियर। यानी कि 1950 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लागू हो गया था, और 1951 में हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। तो 9वीं में क्या कहा गया है, भूमि संबंधी सुधार का उल्लेख किया गया है। यानी कि जब 1951 में यानी लागू होने के 1 साल बाद ही भूमि संबंधी सुधार किए गए और संविधान को पहली बार जो है वो 9वीं अनुसूची में बदलने का प्रयास किया गया, ठीक है। और इसी वजह से 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून का उल्लेख। यानी कि दल बदल कानून के बारे में अगर हम बात करें तो ये कब लिया गया था, 10वीं अनुसूची में बात करी गई है दल बदल कानून के बारे में, ठीक है। और ये कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन, और सन अगर आपसे पूछे तो 1985 में, याद रखिएगा 1985 92वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, दल बदल कानून। अब देखिए इसमें होता क्या था, जैसे आप किसी एक पार्टी की तरफ से इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और आप जीत भी गए, लकीली आप जीत भी गए, और फिर आप दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, तो वहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है, कि आप जब चाहे तब आप पार्टी नहीं बदल सकते हैं, दल बदल आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं जबरदस्ती, तो इस वजह से आपकी जीत को भी रद्द कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून, यानी कि दल बदल कानून का उल्लेख जो है वो 10वीं अनुसूची में किया गया है, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में किया गया है, क्लियर। आगे चलते हैं हम 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में देखिए क्या बोला गया है कि पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। पहली बार पंचायती राज का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है, क्लियर। और यह अनुसूची कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 1993, ठीक है, 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज का उल्लेख किया गया था, ठीक है। और इसमें पंचायती राज के लिए कितने विषय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज के कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ठीक है, 29 विषय हैं पंचायती राज के लिए। यानी गांव का हर एक आम आदमी भी अपनी शक्ति का यूज कर पाता है, क्योंकि वह भी एक ग्राम सभा का मेंबर होता है, ठीक है। और देखिए पंचायत में ही 21 साल से जो 21 प्लस वाले हैं वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना कम एज किसी में रखा नहीं गया है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, लास्ट है हमारा 12वीं अनुसूची। देखिए 12वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है। जैसे गांव में पंचायत होती है, वैसे शहरों में क्या होता है, नगर निगम या नगर पालिका होती है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये जो है राज्यपाल ये शक्ति किसी भी जिले को दे सकती है, ठीक है। और ये कब दे सकती है, इनके कुछ शर्तें भी होती हैं, यानी कि जैसे बहुत ज्यादा संख्या होने पर क्या बनती है, नगर निगम बनता है, ठीक है। तो नगर निगम जब बनता है तो ये जैसे गांव में पंचायत बनता है और शहर में क्या होता है, नगर निगम बनते हैं, ठीक है। और अगर नगर निगम के हम विषय की बात करते हैं तो वो होते हैं 18, जबकि पंचायती राज के विषय कितने हैं, 29 हैं विषय, क्लियर। तो जो देखिए 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और अभी हमने पढ़ा 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, और ये 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, क्लियर। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कभी भूले ना। एक बार बस 1-2 बार वीडियो को आप देख लेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ तो वहां पे 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संविधान संशोधन होने के बाद इनकी संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। पहले में अगर हम देखें, पहली अनुसूची में क्योंकि ये भारत का संविधान है तो यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। दूसरी में अब नंबर 2 से कोई पैसा कमा रहा है तो नंबर 2 वेतन और भत्तों की बात की जा रही है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में सबसे ज्यादा वेतन की अगर हम बात करते हैं तो वो महामहिम
राष्ट्रपति जी की है, कितनी सैलरी है इनकी 5 लाख रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलती है, ठीक है। और तीसरी अनुसूची की बात करें तो जो विभिन्न उच्चाधिकारी हैं, यानी कि जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, वो अपना शपथ जब ग्रहण करते हैं तो उस शपथ का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में, ठीक है। चौथी में यानी कि जब 4 लोग मिलेंगे तो कोई सभा बनेगी, तो राज्यसभा प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी में एससी और एसटी के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख किया गया है, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है पांचवी अनुसूची में। छठवीं में केवल अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करी गई है, ठीक है। सातवीं में शक्तियों का बंटवारा हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों में बट गई है सातवीं अनुसूची, शक्तियों का बंटवारा, क्लियर। आठवीं अनुसूची मानक भाषाओं का उल्लेख, आठवीं अनुसूची मतलब भाषा का उल्लेख, क्लियर। नौवीं अनुसूची में भूमि संबंधी सुधार का उल्लेख किया गया था, ठीक है। नौवीं में ही क्या हुआ था, पहली बार 1951 में, यानी कि संविधान लागू होने के 1 साल बाद ही संविधान को बदलने का प्रयास किया गया था, क्लियर। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून बनाया गया था, यानी अगर आप किसी पार्टी के मेंबर हैं तो आप तुरंत दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज का उल्लेख किया गया था, ठीक है, यानी ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका की बात की गई थी, ठीक है, 11वीं में। और 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी, पंचायती राज 11वीं में पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में बात करी गई थी, और जबकि 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन यानी नगर निगम और नगर पालिका के बारे में बात करी गई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये अनुसूची, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अब आज के बाद से ये जो 12 अनुसूचियां हैं ये कभी नहीं भूलेंगी, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।